बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चाट मसालों का, जो उनके पापा प्रथमेश बड़े ही प्यार से उन दोनों के लिए अपने हाथों से बना रहे थे। प्रथमेश एक होटल में शेफ था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। उसकी बनाई हर डिश खूब तारीफें बटोरती थी और घर में भी उनकी बनाई चाट मसाले के दीवाने थे सब। प्रथमेश की पत्नी गायत्री घर और बच्चों को संभालती थी, लेकिन जब भी प्रथमेश की छुट्टी होती तो रसोई की जिम्मेदारी प्रथमेश ही संभाल लेता था। कुछ ही देर में बच्चों का इंतजार खत्म हुआ और प्रथमेश चाट मसाला लेकर उनके पास आया। लो भाई, तैयार है। चाट मसाला कौन खाएगा? सबसे पहले मैं खाऊंगी। नहीं पापा, पहले मुझे। नहीं, तुम दोनों को बाद में मिलेंगी। जाओ, पहले जाकर मम्मी को बुला कर लाओ। वो सुबह से घर की सफाई में लगी है, पहले तो उन्हें मिलनी चाहिए ना। दोनों बच्चे जाकर गायत्री को बुलाकर लाते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ, लेकिन मैंने इस बार इसमें कुछ ट्विस्ट डाला है। तुम खाओ और जल्दी से बताओ कि क्या अंतर है। आप तो जानते ही हो, मुझे खाना बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो आपसे शादी की थी। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अरे फिर भी तुम खाओ तो सही। अगर तुम लोगों को पसंद आया तो मैं और भी इन्वेंशन करूँगा। गायत्री और बच्चे मिलकर प्रथमेश की बनाई चाट मसाला खाते हैं। एक एक करके सारे चाट मसालों की प्लेट खत्म हो जाती है। अरे तुम लोग तो खाते ही जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। पापा बहुत ही टेस्टी है, पहले से भी ज्यादा। सच में बिल्कुल सही कहा। हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस खाते ही जाने का मन कर रहा है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। चाट मसाला वाकई लाजवाब बनाया है आपने। तुम देखना गायत्री, जब मेरा अपना रेस्टोरेंट होगा ना, तो ये चाट मसाला मेरे एक खास न्यूज में होगी। इन चाट मसालों की मेरी बिल्कुल अलग और बहुत खास रेसिपी है। मैंने सोचा है कि अलग अलग फ्लेवर की चाट मसाला बनाऊंगा, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं। आप जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा। चलो गायत्री, मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ, मिलकर चाट मसाला बनाते हैं। प्रथमेश गायत्री को अपनी चाट सौंफ मसालों की रेसिपी बताता है और गायत्री भी उसे बड़े मन से सीखती है। प्रथमेश को अपने काम से बहुत प्यार था। वो अपने खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, लेकिन फिर अचानक। भाभी, आप जल्दी से होटल आ जाइए। अरे पर बात क्या है मनोज? वो सर के साथ एक हादसा हो गया। क्या हुआ है? दीपेश प्रथमेश का असिस्टेंट था और प्रथमेश ने ही उसकी नौकरी लगवाई थी। वो फोन पर इससे आगे कुछ नहीं कहता और फोन काट देता है। गायत्री भागी भागी होटल पहुंचती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रथमेश होटल के किचन में काम कर रहा था। तभी गैस लीक होने की वजह से पूरे किचन में आग लग गई और प्रथमेश उस वक्त किचन में काम कर रहा था। गैस लीक होने की वजह से वहां आग लग गई और प्रथमेश बुरी तरह झुलस गया। प्रथमेश को बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर गायत्री अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर ही। गायत्री के पास जो भी पैसे थे धीरे धीरे खत्म होने लगे। पैसों की कमी के चलते बच्चों का स्कूल भी छूट गया। नौबत खाने पीने की दिक्कत तक पहुंची। गायत्री के पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन बच्चों को अकेला छोड़कर वो जाए भी तो कैसे। गायत्री को परेशान देखकर खुशबू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप परेशान मत हो, चलो हम मिलकर पापा वाली चाट मसाला बनाते हैं। मेरी गुल्लक में थोड़े से पैसे थे, चलो हम इससे चाट मसाला बनाने का सामान लेकर आते हैं और फिर सब मिलकर चाट मसाला बनाकर खाएंगे। खुशबू की बात सुनकर गायत्री को एक तरकीब आता है। वो सबसे पहले अपने सोने के कंगन बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करती है और फिर उन पैसों से एक छोटी सी दुकान किराए पर लेती है। अपने बच्चों से कहती है, पापा हमेशा हमारे साथ है, वो अपने रेस्टोरेंट नहीं खोल पाए तो क्या, अब हमें उनका सपना पूरा करना है। उनकी चाट मसालों को अब हमें मशहूर करना है। बोलो, तुम दोनों करोगे ना मेरी मदद? बच्चे गायत्री का इशारा समझ गए थे। उसने चाट मसाला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। खुशबू और पलक भी उसकी पूरी मदद कर रहे थे। गायत्री की दुकान अच्छी चलने लगी और इस तरह खर्चा चलाने लायक पैसे भी आने लगे। गायत्री पूरा दिन तैयारी करती रहती थी और फिर शाम के वक्त चाट मसाला बनाकर बेचती।
कुछ घंटों में ही उसकी सारी चाट मसाला बिक जाती है। लोगों को उसकी चाट मसाला का अलग स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। अरे वाह, सच में कई जगह चाट मसाला खाई है, लेकिन गायत्री बहन, आपके हाथों का स्वाद कुछ अलग ही है। यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी चाट मसाला की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। हाँ, आपके हाथों में तो जादू है। ऐसी चाट मसाला मैंने पहले कभी नहीं खाया। वैसे मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने हर इवेंट के मेन्यू में आपके चाट मसालों को जगह दे सकता हूँ। काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे आपको। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे तो बहुत मदद हो जाएगी। गायत्री को चाट मसालों का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया था। अब गायत्री न सिर्फ अच्छी कमाई करने लगी, बल्कि उसका दूर दूर तक नाम होने लगा। गायत्री ने बच्चों को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर एक दिन, अरे दीपेश, तुम्हें आज फुर्सत मिली? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है। वो भाभी, दरअसल मेरा फोन खो गया था, बस इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, बैठो, मैं तुम्हें चाट मसाला खिलाती हूँ। गायत्री दीपेश के लिए चाट मसाला लेकर आती है। उन्हें खाकर दीपेश उसे कहता है, अरे ये तो प्रथमेश भैया के स्पेशल चाट मसाला है। लगता है उन्होंने सिर्फ आपको ही इन्हें बनाना सिखाया। मुझे तो साफ मना कर दिया था उन्होंने। कोई बात नहीं भाभी, अब आप ही बता दो इन चाट मसालों की रेसिपी। माफ करना दीपेश, पर मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। ये चाट मसाला उनकी बहुत खास रेसिपी थी, जिससे वो अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू की खासियत बनाना चाहते थे, और मुझे उनका ये सपना पूरा करना है। अच्छा, तो तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। पति चला गया, लेकिन तेरी अकड़ नहीं गई। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो दीपेश? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया? हाँ तो और कौन करता? मुझे होटल का हेड शेफ बनना था, लेकिन वो प्रथमेश, वो तो हर दिन कुछ नया लेकर आ जाता था। उसके रहते मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। ऊपर से उसकी ये चाट मसाला, इसीलिए मैंने खुद अपने हाथों से उस दिन गैस की पाइपलाइन काटी। प्रथमेश की जाते ही मेरा प्रमोशन हो गया। मुझे प्रथमेश की जगह चाहिए थी, जो मैंने हासिल कर ली। तुम ये सब तो हासिल कर सकते हो दीपेश, लेकिन वो हुनर कहाँ से लाओगे जो उनके हाथों में था? तुम तो एक मतलबी इंसान हो। मेरे पति ने तुम्हें पहली बार इस शहर में नौकरी दिलवाई थी और तुम्ही ने उनकी जान ले ली। हाँ तो आगे बढ़ने का यही तरीका है। तुझे क्या लगता है जो प्रथमेश नहीं कर पाया वो तू कर लेगी? इन जलेबियों की रेसिपी तो तुझे बतानी होगी। ये मेरे मेन्यू का हिस्सा होगी, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा दीपेश, तुम चाहो जो कर लो। अच्छा, तो तू ऐसा नहीं मानेगी। दीपेश गायत्री को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही खुशबू उस पर एक बड़ी पाइप से हमला कर देती है। दीपेश जमीन पर गिर जाता है। मौका पाकर गायत्री अपने दोनों बच्चे के साथ घर के बाहर आ जाती है और सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। साथ ही वो मनोहर लाल को भी अपनी मदद के लिए बुला लेती है। वो दीपेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है और सब कुछ जानकर मनोहर लाल भी उसका पूरा साथ देता है। पुलिस गायत्री की शिकायत के आधार पर दीपेश को हिरासत में ले लेती है और फिर इस केस की जांच शुरू होती है। होटल के सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो जाता है कि उस दिन गैस की पाइपलाइन दीपेश ने ही काटी थी और वही प्रथमेश की मौत का जिम्मेदार था। कोर्ट दीपेश को उसके किए की सजा देता है। गायत्री के पास भले ही अब प्रथमेश का साथ नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी खास रेसिपी थी, जिसकी मदद से उसे जल्द ही अपना रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसकी मेन डिश थी प्रथमेश की वही खास अलग अलग फ्लेवर की चाट मसाला। मंगला अपने पति नंदू के मरने के बाद बिल्कुल असह्य हो गई थी। उसे दुख में कई दिन से बीमार पड़ी थी। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मंगला किसी तरह करहाते हुए उठी। 1 महीने पहले ही उसके पति नंदू की बिल्डिंग बनाते समय छत ढह जाने से मौत हो गई थी। उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। अभी देती हूँ। मंगला रसोई में गई तो आटे का डिब्बा खाली पड़ा था। 1 मुट्ठी चावल था, वही बनाकर उसने बच्चों को खिला दिया और खुद आज फिर पानी पी लिया। जब तक मुन्ना का बापू था, मुझे काम पर जाने से रोक देता था। कहता था, देख मंगला, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कमाता हूँ ना।
मैं डरता हूँ तू इतनी सुंदर है कि कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। पूरी बस्ती की औरतें मेरे भाग्य से ईर्ष्या करती थी। किसी की नजर ही लग गई मेरे परिवार को, तभी तो इतना प्यार करने वाला पति अचानक छोड़कर चला गया। अब तो मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा, वरना हम सब भूखे ही मर जाएंगे। यही सोचकर वो बच्चों को लेकर निकल गई। उसने सब जगह काम के लिए बात की, पर कोई काम नहीं मिला। एक जगह एक कोठी के बाहर खाना पीना चल रहा था। हम यही बैठते हैं, शायद हम पर किसी को दया आ जाए और वो हमें खाने को दे दे। बच्चे टकटकी लगाए हर आने जाने वाले को देखते रहे, पर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। जब सभी लोग खाना खा चुके तो सारा झूठन बाहर डालने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आया। भाई, इतना खाना फेंक क्यों रहे हो? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप ये खाना हमें दे दे। लेकिन ये खाना तो जूठा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम चाहो तो अंदर चलकर बर्तन साफ करवाने में हमारी मदद करवा दो, हम तुम्हें पेट भरकर खाना खिला देंगे। मुझे मंजूर है। मंगला बच्चों को लेकर घर के अहाते में पहुंच गई। बर्तनों का ढेर देखकर उसने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। बच्चे इंतजार करते करते वही जमीन पर ही सो गए। तभी एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया। उसने मंगला को बर्तन धोते देखकर, तुम कौन हो और ये बच्चे यहाँ जमीन पर क्यों सो रहे हैं? जी, बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए। तुम्हारा घर वाला कहाँ है? मंगला ने आंखें पोंछते हुए उसे सारी बातें बताई। उठो और हाथ धोकर मेरे साथ आओ। सारे बर्तन धुल गए हैं, थोड़े से ही बचे हैं। अगर ये पूरे नहीं धुलेंगे तो आज मेरे बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। वो व्यक्ति घर में गया और 3 थालियों में खाना भरकर ले आया। मैं इस कोठी का मालिक भुवन शर्मा हूँ। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में मैंने इतनी बड़ी दावत रखी थी। गरीब बच्चे भूखे ही सो रहे हैं, धिक्कार है मुझको। तुम आओ और बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खाओ। जी मालिक, अभी आई। मंगला हाथ धोकर बच्चों को खाना खिलाने के लिए जगाने लगी। बच्चों ने जैसे ही सामने खाने की थाली देखी, उनकी नींद खुल गई। माँ, इतना खाना कहाँ से मिला? ये खाना इन्होंने दिया है तुम लोगों के लिए। चलो जल्दी से खा लो, हमें घर भी तो जाना है। तुम बच्चों को खाना खिलाकर यहीं सो जाओ, मेरी कोठी बहुत बड़ी है। मंगला कातर और भयभीत निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो मेरी तरफ बहन, इतना खाना रोज हम बर्बाद करते हैं और गरीब आदमी भूखा ही सो जाता है। मैं कल से ही कुछ ऐसा करूंगा कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। मंगला ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खा लिया। आओ मेरे साथ आओ। तीनों उसके साथ कोठी में चले गए, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए। आज रात वहीं आराम करो, सुबह बात करते हैं। मंगला बहुत खुश थी। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसने भरपेट खाना खाया था। सुबह सुबह ही, तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। जब तीनों कपड़े बदल कर आए तो आओ, तुम लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। भुवन उनको लेकर एक कमरे में गया, जहाँ एक औरत बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। ये मेरी पत्नी करुणा है, ये 2 साल से बिस्तर में ही है, तुम इसकी देखभाल कर सकती हो। क्या हुआ है इनको? 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनके पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऑपरेशन के बाद भी पैरों में जान नहीं आई, जिसके कारण ये चल नहीं सकती। जी, मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। भुवन उन्हें लेकर कोठी के पीछे बने एक घर में ले गया और बोला, मंगला, आज से तुम तीनों यहीं रहोगे और मैं राशन पानी का सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारा दूसरा काम है खाना बनाकर उसके 50 पैकेट बना देना, मैं आकर ले जाऊंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं 2-3 औरतों को भेज दूंगा। इतना कहकर भुवन अपनी कोठी में आ गया। उसकी पत्नी, कहाँ चले गए थे इतने सवेरे सवेरे? भुवन ने करुणा को मंगला और उसके बच्चों के बारे में सब कुछ बताया। भुवन, तुम उस औरत को कितना जानते हो? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब तुम मुझे कितना जानती थी। तुमने भी तो मुझ जैसे गरीब इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया था। तुम्हारी बात और थी। गरीब सिर्फ गरीब होता है, उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना होता है।
इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सब करता है। मैंने भी अपने परिवार को गरीबी से लड़कर मरते देखा है। तुम ठीक कह रहे हो, राशन पानी वहाँ भिजवा दो, पर तुम कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे भूखों को रोटियां खिलाने के लिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मंगला से कहूंगा कि वो अपनी बस्ती में जाकर 1-1 रुपया में पैकेट बेच दें। वो पैकेट खरीदने वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं आएंगे, गरीब और भूखे ही आएंगे। पैसे देकर खाना लेने में कम से कम उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं लगेगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भुवन ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और करुणा से बात करने के बाद मंगला के पास चला गया। उसने मंगला को सारी बात बताई। कल से मैं पहले मालकिन के सारे काम निपटाकर उसके बाद खाने का इंतजाम देख लिया करूंगी। पर मेरे बच्चे? कल से तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मंगला कोठी पहुंच गई। उसने करुणा के पैरों की अच्छी तरह से मालिश की, उसे नहला धुलाकर नाश्ता करवाया और दवा देकर दूसरे घर में आकर खाना बनाने में लग गई। भुवन आया तो, मंगला, पैक हो गया खाना? जी साहब, सब तैयार है। बाहर ड्राइवर खड़ा है, सारे पैकेट गाड़ी में रखवा देता हूँ। तुम बस्ती में जाकर भूखे लोगों को रोटी दे आओ। 2 दिन पहले तक मेरे पास अपने पेट भरने के लिए रोटी नहीं थी। आज मैं सबको रोटी बांटने जा रही हूँ। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। मंगला, मन दुखी मत करो, जाओ। मंगला ने बस्ती में पहुंचकर पैकेट सबको 1-1 रुपए में दे दिए। सबने इतना अच्छा खाना बड़े दिनों के बाद खाया। खाना कम पड़ गया। कल मैं फिर खाना लेकर आऊंगी। अब रोज का यही नियम बन गया। करुणा की अच्छी देखभाल से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। एक दिन, मालकिन, अब तो आप पहले से काफी ठीक हो गई हो। मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब आप मुझे घर भेज देंगी। मंगला, तूने जो इतना बड़ा काम शुरू किया है, उसे तो तुझे ही करना है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो भी मैं तेरे साथ भूखों को रोटी खिलाने जाऊंगी। तू अब कहीं नहीं जाएगी। एक दिन अचानक भुवन ऑफिस से आया तो उसने देखा कि करुणा अपने आप चलकर ड्राइंग रूम में आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह करुणा, मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था। तुम तो ठीक हो गई। हाँ भुवन, ये सब भूखों को रोटी खिलाने का ही प्रताप है, वरना मैं तो कभी ठीक ही नहीं होती। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।